स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने प्रोडक्टिविटी की दुनिया में आप कह सकते हैं काफ़ी हलचल मचाई है। गैरी केलर और जे पैपरसन की द वन थिंग, पूरा टाइटल है द वन थिंग, द सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ बिहाइंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। हाँ, 2013 में आई थी ये किताब और मतलब इसे कई लोग 21वीं सदी की सबसे असरदार प्रोडक्टिविटी किताबों में से एक मानते हैं, खासकर फोकस और नतीजे पाने के मामले में। बिल्कुल, हमने भी इस पर कुछ रिव्यूज़ और एनालिसिस देखे हैं और आज का हमारा मकसद है कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा खोलकर समझें। ये किताब ना पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। कहती है कि भाई सफलता का रास्ता उतना जटिल नहीं जितना हम सोचते हैं, शायद आश्चर्यजनक रूप से सरल हो। हाँ, ये सरल वाली बात ही इसकी खासियत है। तो चलिए देखते हैं कि ये सरलता आखिर है क्या। देखिए, इस पूरी किताब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल में छुपा है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमारा सोचने का तरीका ही बदल दे। वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूं ताकि उसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाए या फिर गैर जरूरी हो जाए। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? हाँ, पर ये बहुत गहरा है। ये फोकसिंग प्रश्न असल में हमारी आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो इतना शोर है चारों तरफ, उसे कम करने में मदद करता है। और किसी भी पल में सबसे जरूरी, सबसे असरदार काम कौन सा है, ये पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि लेखक सीधे तौर पर कहते हैं भाई ज्यादा काम करना, बहुत सारी चीजें करना, ये सफलता की कुंजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, असली सफलता आती है सही चीज पर ध्यान देने से, सिर्फ एक चीज पर। और वो भी कैसा ध्यान? असाधारण ध्यान। उनका मानना है कि आपके नतीजे कितने असाधारण होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना ध्यान कितना संकीर्ण, कितना केंद्रित कर सकते हैं। तो मतलब ये जो आजकल मल्टीटास्किंग का भूत सवार है सब पर। हाँ, ये उसी सोच पर सीधा प्रहार है। मल्टीटास्किंग उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, उस पर तो हम आएंगे ही, क्योंकि लेखक उसे उन 6 बड़े झूठों में से एक मानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो फोकस वाली बात है, उसे समझाने के लिए किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, डोमिनो इफेक्ट। मुझे वो काफी पसंद आया। हाँ, वो वाकई एक जबरदस्त रूपक है। देखिए, आइडिया ये है कि एक छोटा सा डोमिनो, वो भी अपने से मतलब करीब 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। 1.5 गुना? हाँ, तो सोचिए अगर आप डोमिनोज की एक लंबी लाइन लगा दें जहां हर अगला डोमिनो पिछले वाले से थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा होता जाए, और आप सिर्फ पहले सही डोमिनो को एक हल्का सा धक्का दें, तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देगा। बिल्कुल एक ऐसा रिएक्शन जो आखिर में जाकर एक बहुत बहुत बड़े डोमिनो को भी गिरा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी एक चीज, मतलब वो पहला सबसे जरूरी काम पहचान लें और उस पर फोकस करें, तो उससे पॉजिटिव नतीजों की एक लहर सी शुरू हो सकती है जो आगे के कामों को आसान बना दे। ठीक यही मतलब है। ये डोमिनो इफेक्ट यही दिखाता है कि सफलता कोई एक रात की कहानी नहीं है। ये धीरे धीरे बनती है, क्रमिक रूप से, एक समय में एक सही काम करने से। एक समय में एक सही काम? हाँ, जीवन का कोई भी एरिया हो, आपका काम, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, अगर आप उस लीड डोमिनो, मतलब उस पहली सबसे अहम चीज को पहचान कर उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, तो आप एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देते हैं जिससे बाद के लक्ष्य पाना या तो आसान हो जाता है या कई बार तो गैर जरूरी भी। ये दिलचस्प है कि गैर जरूरी भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि पहली सही चीज करने से शायद आपको बाद वाले काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ये दिखाता है कि कैसे उपलब्धियां एक दूसरे पे टिकती हैं अगर उन्हें सही तरीके से प्राथमिकता दी जाए। सुनने में तो ये कमाल का लगता है, बस एक चीज पर फोकस करो और सब ठीक। लेकिन असलियत में ये इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों नहीं कर पाते हम ऐसा? हाँ, यहीं पर किताब उन मिथकों की बात करती है। लेखक कहते हैं कि हम कुछ आम धारणाओं, कुछ झूठों में फंसे हुए हैं। ये झूठ हमें हमारी असली एक चीज खोजने और उस पर टिके रहने से रोकते हैं। और वो ऐसे 6 झूठ गिनाते हैं। 6 झूठ? ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन झूठों को देखते हैं। ये समझना जरूरी लगता है। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सोच में बहुत गहरी तक बसे हुए हैं। हाँ, तो पहला झूठ, सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी जो टू डू लिस्ट होती है, हमें लगता है उसमें सब कुछ बराबर जरूरी है, अर्जेंट है। हाँ, और ये बहुत आम है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सरासर गलत है। वो परेटो सिद्धांत का हवाला देते हैं, 80-20 नियम।
80-20 नियम, यानी 80% नतीजे 20% कोशिशों से आते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी लिस्ट में शायद गिने चुने काम ही ऐसे होंगे जो असल में ज्यादातर नतीजों के लिए जिम्मेदार हैं, बाकी सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर हम ये मान लें कि सब जरूरी है, तो फिर हम अपनी एनर्जी बेकार की चीजों में लगाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और जो सबसे जरूरी काम है वो पीछे छूट जाता है। प्राथमिकता तय करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरा झूठ जिसकी हमने थोड़ी बात की थी, मल्टीटास्किंग। किताब कहती है ये झूठ है। हाँ, और वो इसे बहुत जोर देकर कहती हैं। मल्टीटास्किंग उनके मुताबिक असल में होती ही नहीं है। जब हम सोचते हैं कि हम एक साथ 2 काम कर रहे हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? क्या? हमारा दिमाग बस एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है, और इस अदला बदली में, इस स्विचिंग में हमारा समय भी बर्बाद होता है और हमारी मानसिक ऊर्जा भी। किसी भी काम पर गहरा फोकस नहीं बन पाता। और गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती होगी। हाँ बिल्कुल, और काम की क्वालिटी तो गिरती ही है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। हमारा दिमाग एक बार में एक जटिल काम पर ही ठीक से फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग शायद आज के समय का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तीसरा झूठ, एक अनुशासित जीवन। मतलब हमें लगता है कि जो लोग सफल हैं वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित होते होंगे, हर पल हर चीज कंट्रोल में। हाँ, ये एक इमेज बनी हुई है। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता के लिए आपको 24 घंटे सुपर अनुशासित होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सही आदतें बनाने की। आदतें, अनुशासन नहीं। देखिए, आपको अनुशासन चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना जिससे आप एक जरूरी आदत बना सकें, बस। एक बार वो आदत बन गई, मान लीजिए आपने रोज सुबह 1 घंटा अपनी एक चीज पर काम करने की आदत डाल ली, तो फिर वो काम ऑटो पायलट मोड में होने लगता है। उसमें रोजाना उतनी इच्छा शक्ति नहीं लगानी पड़ती। अच्छा, तो अनुशासन का काम है आदत बनाना, न कि हर रोज धक्का देना। बिल्कुल, अनुशासन एक स्प्रिंट जैसा है, आदत बनाने तक दौड़ने के लिए। और आदत वो मैराथन है जो आपको लंबे समय तक दौड़ाती है। तो अनुशासन का इस्तेमाल आदत डालने के लिए करें। समझ गया। चौथा झूठ, इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध रहती है, यानी विल पावर। हमें लगता है कि ये हमारे अंदर भरी पड़ी है, जब चाहे इस्तेमाल करने। हाँ, जैसे कोई अनलिमिटेड बैटरी हो। पर ऐसा है नहीं। किताब कहती है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्स। जैसे हमारे फोन की बैटरी सुबह फुल चार्ज होती है और धीरे धीरे खत्म होती है, वैसी हमारी विल पावर भी सुबह सबसे ज्यादा होती है और दिन ढलते ढलते कम हो जाती है। हाँ, इसीलिए किताब जोर देती है कि अपना सबसे महत्वपूर्ण काम, अपनी एक चीज, उसे सुबह सुबह निपटा लें, जब आपकी विल पावर अपने पीक पर हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। हम अक्सर सबसे मुश्किल काम को टालते रहते हैं शाम के लिए। इसे एक फ्यूल टैंक की तरह समझें, सुबह भरा हुआ, शाम तक लगभग खाली। ठीक है। पांचवा झूठ, एक संतुलित जीवन, वर्क लाइफ बैलेंस। ये शब्द तो आजकल हर जगह सुनाई देता है। हाँ, बहुत पॉपुलर है। लेकिन लेखक इसे आदर्शवादी पर यथार्थवादी नहीं कहते। उनका मानना है कि अगर आप सच में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको कभी-कभी संतुलन जानबूझकर बिगाड़ना पड़ता है। बिगाड़ना पड़ता है? ये तो उल्टा लग रहा है। वो बैलेंस की जगह एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग, इसका क्या मतलब हुआ? काउंटर बैलेंसिंग का मतलब ये नहीं कि आप काम के चक्कर में परिवार या सेहत को भूल जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि आप सचेत रूप से चुनते हैं कि कब किस चीज पर ज्यादा जोर देना है। जब आप अपनी एक चीज पर काम कर रहे हैं तो उस पर पूरा असाधारण फोकस करें, पूरी तरह डूब जाएं। और बाकी चीजें, जब वो काम पूरा हो जाए या जब ब्रेक लें, तब दूसरी जरूरी चीजों, परिवार, सेहत, दोस्तों पर ध्यान दें। ये एक पेंडुलम की तरह है। आप जरूरत के हिसाब से अपना फोकस एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये कोशिश नहीं करते कि हर चीज को हर समय बराबर वजन दे, क्योंकि वो अक्सर संभव ही नहीं होता, खासकर जब आप कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहे हो। तो ये एक डायनामिक बैलेंस है, फिक्स नहीं। हाँ बिल्कुल, गतिशील संतुलन। ओके। और छठा आखिरी झूठ, बड़ा सोचना बुरा है। हमें अक्सर कहा जाता है ना कि अरे ज्यादा हवा में मत उड़ो, छोटे छोटे यथार्थवादी लक्ष्य रखो जो पूरे हो सके। हाँ, पैर जमीन पर रखो वाली बात। लेकिन किताब इसके उलट कहती है, अगर आपको साधारण नतीजे चाहिए तो छोटा सोचें, लेकिन अगर आप असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना ही होगा। बड़ा सोचने से क्या होता है? बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपकी सोच का दायरा बढ़ाते हैं।
वो आपको आपकी मौजूदा क्षमताओं से आगे धकेलते हैं, आपको स्ट्रेच करते हैं। छोटा सोचने से तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप हैं। औसत दर्जे के नतीजे ही मिलेंगे। तो मतलब डरना नहीं है बड़ा सपना देखने से? बिल्कुल नहीं। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप अव्यावहारिक हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता से थोड़ा आगे का लक्ष्य रखें, जो आपको प्रेरित करे, आपको दिशा दे। ये आपकी एक चीज को एक बड़ा मकसद देता है। ठीक है। तो ये थे वो 6 झूठ, और आपने कहा कि इन्हें पहचानना और इनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है एक चीज के दर्शन को अपनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये मिथक, ये झूठ हमारे दिमाग में ऐसे जाल बुन देते हैं कि हम अपनी असली प्राथमिकता देख ही नहीं पाते। हम या तो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, या मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, या सोचते हैं विल पावर कभी खत्म नहीं होगी। इन झूठों को तोड़े बिना असली फोकस का रास्ता खुल ही नहीं सकता। पर चले, मिथकों को तोड़ने के बाद केलर और पापासन 3 जरूरी प्रतिबद्धताओं मतलब कमिटमेंट्स की बात करते हैं। ये वो वादे हैं जो हमें खुद से करने होंगे अगर हम सच में असाधारण नतीजे चाहते हैं। 3 कमिटमेंट्स क्या है वो? निपुणता के प्रति प्रतिबद्धता। निपुणता, मास्टरी। हाँ, इसका मतलब है कि आप जो भी अपनी एक चीज चुनते हैं, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई ज्ञान का क्षेत्र हो, कुछ भी, उसमें आपको माहिर बनने के रास्ते पर चलना होगा। और ये समझना होगा कि मास्टरी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाएं। ये एक लगातार चलने वाला सफर है। मतलब हमेशा सीखते रहना, बेहतर होते जाना। बिल्कुल। कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ बस इतना काफी है। हमेशा और गहराई में जाने की कोशिश करना। ये उस एक चीज को पूरी शिद्दत से करने का कमिटमेंट है। ठीक है। दूसरी प्रतिबद्धता? सर्वोत्तम तरीके के प्रति प्रतिबद्धता। सर्वोत्तम तरीका मतलब काम करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना। हाँ, सिर्फ काम पूरा करने से संतुष्ट नहीं होना, बल्कि उसे करने के सबसे बेहतर, सबसे प्रभावी, सबसे कुशल तरीके की लगातार तलाश करते रहना। जो तरीका आज काम कर रहा है, हो सकता है कल उससे भी बेहतर कोई तरीका आ जाए। तो ये इनोवेशन और सुधार से जुड़ा है? हाँ, ये लगातार सुधार, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और अनुकूलन, एडेप्टेशन के बारे में है। दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें, नई रणनीतियां आ रही हैं, तो अपनी एक चीज को हासिल करने के लिए हमेशा सबसे अच्छे रास्ते की तलाश में रहना। जैसा चल रहा है चलने दो वाला रवैया नहीं चलेगा। समझ गया। और तीसरी प्रतिबद्धता? जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी लेना। हाँ, अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेना, चाहे वो सफलता हो या असफलता। बहाने नहीं बनाना। ये मानना कि नतीजे आपके कामों का सीधा परिणाम है। और लेखक इसमें एक कदम आगे जाकर ये भी सुझाव देते हैं कि हो सके तो एक जवाबदेही पार्टनर या कोच रखें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्यों? क्योंकि वो आपको आईना दिखा सकता है, आपको ईमानदार फीडबैक दे सकता है। जब आप रास्ते से भटक रहे हो तो आपको वापस ट्रैक पर ला सकता है। खुद के प्रति जवाबदेह रहना कई बार मुश्किल होता है, एक बाहरी व्यक्ति इसमें मदद कर सकता है। ये तीनों प्रतिबद्धताएं, निपुणता, सर्वोत्तम तरीका और जवाबदेही, ये उस फोकस को बनाए रखने में मदद करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं है। ये उस एक चीज पर टिके रहने के लिए जरूरी ढांचा तैयार करते हैं। निपुणता आपको गहराई देती है, सर्वोत्तम तरीके की तलाश आपको ज्यादा प्रभावी बनाती है, और जवाबदेही आपको रास्ते पर रखती है। ये सब मिलकर उस लेजर जैसे फोकस को असलियत बनाते हैं। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। हमने दर्शन समझा, झूठ पहचाने और जरूरी कमिटमेंट्स भी जान लिए। अब आता है सबसे अहम सवाल, ये सब असल जिंदगी में करें कैसे? मतलब प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इस दर्शन को व्यवहार में कैसे लाया जाए? हाँ, और यहीं पर किताब एक बहुत ही ठोस, बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देती है। शायद किताब का सबसे ज्यादा एक्शन लेने लायक हिस्सा वो है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने समय को ब्लॉक करना। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है अपने कैलेंडर में जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए टाइम फिक्स करते हैं, वैसे ही अपनी एक चीज पर काम करने के लिए निश्चित समय स्लॉट रिजर्व करना, उसे बुक कर देना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि कैलेंडर में डाल देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कैलेंडर में नहीं है तो शायद वो होगा भी नहीं। टाइम ब्लॉकिंग आपके इरादों को हकीकत में बदलने का तरीका है। इसके लिए लेखक कुछ खास टिप्स भी देते हैं। हाँ, कुछ बहुत काम की टिप्स हैं। हाँ, कुछ बहुत काम की टिप्स हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी बात की, सुबह की प्राथमिकता। अपनी एक चीज के लिए जो टाइम ब्लॉक आप कर रहे हैं,
उसे कोशिश करके सुबह के समय रखें, क्योंकि तब विल पावर सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। दूसरा, अगर मुमकिन हो तो कम से कम 4 घंटे का ब्लॉक रखें। 4 घंटे लगातार, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, सुनने में ज्यादा लग सकता है, खासकर शुरुआत में। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में असाधारण काम करना चाहते हैं, ऐसा काम जिसमें गहरे फोकस की जरूरत है, तो उसके लिए इतना समय देना जरूरी है। हो सकता है आप छोटे ब्लॉक से शुरू करें, पर लक्ष्य बड़ा रखें। ठीक है, और तीसरा? तीसरा है, अपने इस टाइम ब्लॉक को सुरक्षित रखें। उसे किसी पवित्र अपॉइंटमेंट की तरह मानें। मतलब उस दौरान कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। पूरी तरह से निर्बाध, यानी अनइंटरप्टेड समय। ये मुश्किल होगा, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं। हाँ, मुश्किल है, लेकिन यही करना है। फोन बंद, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ। अपने आसपास के लोगों को भी बता दें कि इस समय आपको डिस्टर्ब न किया जाए। और चौथा, एक प्रतिस्थापन नियम भी है। वो क्या है? अगर कभी किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी की वजह से आपको अपना टाइम ब्लॉक कैंसिल करना ही पड़े, तो उसे बस कैंसिल करके भूल ना जाएं। उसे उसी दिन बाद के किसी समय के लिए तुरंत रीशेड्यूल करें। उसे अगले दिन पर न टालें। अच्छा, मतलब उस दिन का कोटा उसी दिन पूरा करना है। हाँ, इससे ये पक्का होता है कि आपकी एक चीज कभी भी पूरी तरह से नजरअंदाज न हो। ये टाइम ब्लॉकिंग वाला जो तरीका है, ये सीधे सीधे उस इच्छा शक्ति वाले पॉइंट से जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इच्छा शक्ति सीमित है, इसलिए सुबह का जो सबसे अच्छा समय है, उसे सबसे जरूरी काम के लिए ब्लॉक करना सबसे ज्यादा समझदारी है। टाइम ब्लॉकिंग ये पक्का करने का एक तरीका है कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण एक चीज रोजमर्रा की छोटी मोटी आग बुझाने वाले कामों या अचानक आ गए विकर्षणों की भेंट न चढ़ जाए। ये अपने इरादों को अपने कैलेंडर में जगह देने जैसा है। सही कहा। लेकिन हाँ, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। इसके लिए शुरू में अनुशासन चाहिए होगा, जब तक कि ये आपकी आदत न बन जाए। हाँ, वो तो है। खैर, अब अगर हम पूरी किताब की बात करें, इसकी खूबियों की, तो आपको सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? मुझे तो लगता है इसकी सादगी, एकदम सीधी, स्पष्ट बात। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसकी सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो मूल आइडिया है, एक चीज पर फोकस करो, वो समझने में बहुत आसान है। और जो फोकसिंग प्रश्न है, वो कौन सी एक चीज है? हाँ, वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रोज का काम हो या बड़ा लाइफ डिसीजन, प्राथमिकता तय करने के लिए एक जबरदस्त क्रिस्टल क्लियर फिल्टर का काम करता है। आपको फौरन पता चल जाता है कि अभी सबसे जरूरी क्या है। ये विकल्पों के शोर से बाहर निकालता है। और ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं हैं, जैसा आपने कहा, ये रिसर्च पर आधारित है। खासकर वो मल्टीटास्किंग वाली बात कि वो झूठ है, ये तो कॉग्निटिव साइंस भी बार-बार कहता है। हाँ, ये वैज्ञानिक रूप से भी समर्थित है। और किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल भी देती है। बिल्कुल। जैसे टाइम ब्लॉकिंग की पूरी तकनीक बताई। कुछ रिव्यूज में मैंने पढ़ा कि इसके साथ वर्कबुक या सप्लीमेंट्री मटेरियल भी आते हैं, जो लागू करने में मदद करते हैं। हाँ, ये भी है। और एक और अच्छी बात ये कि एक चीज का सिद्धांत सिर्फ काम या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसा है। आप इसे अपनी सेहत पर लागू कर सकते हैं। वो कौन सी एक चीज है जो मैं अपनी सेहत के लिए कर सकता हूँ? आप इसे अपने रिश्तों पर लागू कर सकते हैं, अपने पर्सनल ग्रोथ पर, आध्यात्मिक विकास पर। हर जगह ये फोकसिंग प्रश्न काम आ सकता है। किताब में शायद उदाहरण भी दिए गए हैं सफल लोगों के। हाँ, कई उदाहरण हैं ऐसे लोगों और कंपनियों के जिन्होंने इसी तरह के केंद्रित प्रयास से अपनी एक चीज पर फोकस करके असाधारण नतीजे हासिल किए हैं। ये उदाहरण सिद्धांत को ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। हाँ, ये तो सब खूबियां हो गईं। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो क्या इस किताब की कुछ आलोचनाएं भी हैं? आलोचक क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल है। और कुछ आलोचनाएं सोचने लायक भी हैं। एक जो आम आलोचना सुनने को मिलती है वो ये है कि किताब कभी-कभी असल जिंदगी की जटिलताओं को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। मतलब ये कि असल जिंदगी में, खासकर कुछ खास तरह की नौकरियों या जिम्मेदारियों में, वाकई कई सारी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं एक साथ चल रही होती हैं। और ऐसे में सिर्फ एक चीज चुनना और बाकी सब भूल जाना, ये शायद थोड़ा अव्यवहारिक या मुश्किल लग सकता है। जैसे आपने कहा, शायद बहुत व्यस्त पेरेंट्स के लिए, या ऐसे डॉक्टर्स या मैनेजर्स जिनकी नौकरी में ही मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती हो। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए शायद वो 4 घंटे का निर्बाध ब्लॉक निकालना ही एक बहुत बड़ी चुनौती हो। तो ये कॉन्सेप्ट शायद हर किसी के लिए हर स्थिति में जस का तस लागू ना हो पाए। ठीक है। और कोई आलोचना? एक और बात जो कुछ लोग कहते हैं वो ये कि किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। मतलब कि एक ही मूल संदेश
फोकस ऑन वन थिंग को अलग-अलग तरीकों से लगभग 240 पन्नों में दोहराया गया है। तो कुछ लोगों को ये रेपिटेटिव लग सकता है। हाँ, हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे दोहराव न मानकर सुदृढ़ीकरण भी कह सकते हैं कि बार-बार कहने से बात दिमाग में बैठ जाती है। ये भी एक नजरिया है। और कोई सीमाएं? एक बात ये भी कही जाती है कि इसमें ऐतिहासिक संदर्भों की थोड़ी कमी है। ज्यादातर उदाहरण आधुनिक हैं और खासकर पश्चिमी बिजनेस जगत से लिए गए हैं। और एक पॉइंट जिस पर हमने काउंटर बैलेंसिंग की बात करते हुए थोड़ा छुआ था, हाँ, वो ये कि अगर काउंटर बैलेंसिंग वाले हिस्से को ठीक से ना समझा जाए तो ये जो अत्यधिक फोकस वाला नजरिया है, ये कहीं जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रिश्ते, सेहत, हॉबीज की उपेक्षा न करवा दे। भले ही वो तात्कालिक रूप से जरूरी न लगे, पर लंबे समय में जरूरी होते हैं। तो एक खतरा है कि आप अपनी एक चीज में इतने खो जाएं कि बाकी सब पीछे छूट जाएं। हाँ, अगर आप काउंटर बैलेंसिंग को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं तो ये हो सकता है। तो ये जरूरी है कि इन सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाए। ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि सोचने का एक फ्रेमवर्क है। सही कहा। ये तो हुई आलोचनाएं, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि इस किताब का लोगों पर बहुत गहरा और लंबे समय तक असर रहता है। ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं, बल्कि एक तरह का जीवन जीने का तरीका, एक दर्शन बन जाता है कई लोगों के लिए। और यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। कई लोग जिन्होंने इसे पढ़ा और अपनाया है, वो बताते हैं कि वो फोकसिंग प्रश्न, वो कौन सी एक चीज है, वो उनके लिए रोजमर्रा के हर फैसले लेने का एक फिल्टर बन जाता है, एक कसौटी। और इससे उन्हें क्या मदद मिलती है? कई तरह से। पहला तो ये उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य, पर्पस को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है, क्योंकि ये सवाल उन्हें अपने छोटे-छोटे रोज के कामों को अपने बड़े लंबे समय के लक्ष्यों से जोड़ने पर मजबूर करता है। वो सोचने लगते हैं कि जो मैं आज कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मेरे असली लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? तो ये उद्देश्य की स्पष्टता लाता है। हाँ, दूसरा, ये निर्णय लेने की थकान, डिसीजन फटीग को कम करता है। आज हमारे पास इतने सारे विकल्प होते हैं, हर चीज में। ये सवाल हमें उन विकल्पों के शोर से निकालकर सबसे जरूरी चीज पर फोकस करने में मदद करता है। प्राथमिकता तय करने का एक स्पष्ट ढांचा मिल जाता है। तीसरा, लोग बताते हैं कि इससे उन्हें कम तनाव के साथ बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सारी ऊर्जा बिखेरने के बजाय एक जगह केंद्रित करते हैं तो आप ज्यादा प्रभावी होते हैं और कम थकते हैं। और चौथा, वो डोमिनो इफेक्ट वाली बात। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। जब आप अपनी एक चीज पर काम करते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो वो आपको एक मोमेंटम, एक गति देता है। वो पहली जीत अगली जीत का रास्ता खोलती है। वो डोमिनो गिरने लगते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ना आसान लगता है। तो अगर कोई सुनने वाला है जो अब सोच रहा है कि हाँ, मुझे ये अपनी जिंदगी में लागू करना है, तो क्या किताब इसके लिए कोई कदम दर कदम तरीका या फ्रेमवर्क भी देती है? हाँ, देती है। एक तरह का स्ट्रक्चर्ड तरीका बताया गया है जिसे फॉलो किया जा सकता है। वो कुछ इस तरह है। बताइए। पहला कदम है अपना उद्देश्य, पर्पस खोजें। थोड़ा गहराई से सोचें कि आप अपने जीवन को किस बारे में बनाना चाहते हैं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ी दिशा क्या है? ओके, सबसे पहले बड़ा लक्ष्य। हाँ। दूसरा कदम, अपनी प्राथमिकता निर्धारित करें। अब उस बड़े उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अभी इसी वक्त आपकी सबसे जरूरी एक चीज क्या है? यहाँ पर उस फोकसिंग प्रश्न का इस्तेमाल करें। वो कौन सी एक चीज है जिसे करके उद्देश्य से प्राथमिकता पर आए। ठीक है, अपनी उत्पादकता को सुरक्षित रखें, यानी टाइम ब्लॉकिंग। अपनी उस पहचानी हुई एक चीज के लिए अपने कैलेंडर में समय ब्लॉक करें और उस समय की हर हाल में रक्षा करें। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ब्लॉक करो और प्रोटेक्ट करो। हाँ। चौथा कदम, फोकसिंग प्रश्न को रोजाना लागू करें। ये सिर्फ एक बार करने की चीज नहीं है, इसे अपनी आदत बना लें। हर सुबह या हर हफ्ते खुद से पूछें कि इस वक्त मेरी एक चीज क्या है। लगातार इस्तेमाल करें। और पांचवा कदम, आदत बनाएं। छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार करें। रोज थोड़ा थोड़ा अपनी एक चीज पर काम करने की आदत डालें। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता यहाँ बहुत जरूरी है। डोमिनो इफेक्ट तभी काम करेगा। उद्देश्य, प्राथमिकता, उत्पादकता, फोकसिंग प्रश्न और आदत, ये 5 कदम हैं। हाँ, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है शुरुआत करने के लिए। तो इस सब का क्या मतलब है?
अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो द वन थिंग एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि असाधारण नतीजे चीजों की भीड़ जमा करने से या हर दिशा में भागने से नहीं आते, वो आते हैं लेजर जैसे फोकस से, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से। सही कहा। ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम उन अनगिनत छोटी बड़ी चीजों को ना कहना सीखें जो असल में ज्यादा मायने नहीं रखती, ताकि हम उस एक चीज को पूरे दिल से हाँ कह सकें जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। हाँ, और ये ना कहना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल। और किताब की असली ताकत, जैसा हमने कहा, इसकी जटिलता में नहीं बल्कि इसकी सुरुचिपूर्ण सादगी में है। फंडा सीधा है, पहचानो कि सबसे जरूरी क्या है, उस पर लगातार बिना भटके ध्यान केंद्रित करो और फिर देखो कि कैसे बाकी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगती हैं। बिल्कुल, ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतनी ही इच्छा शक्ति और अभ्यास की जरूरत होती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, अपने काम करने के तरीके, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में। और यहाँ पर मेरे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है आगे सोचने के लिए। किताब इस बात पर तो बहुत जोर देती है कि क्या महत्वपूर्ण है उसे पहचानो और प्राथमिकता दो। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए किसी ने अपनी एक चीज पहचान भी ली। अब हमारे आसपास इतने बाहरी दबाव होते हैं, अचानक कोई घटना घट जाती है, लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजें आती रहती हैं। इन सब के बीच उस एक पहचानी हुई चीज पर लगातार टिके रहने के लिए, उसे रोज करने के लिए किस तरह की आंतरिक दृढ़ता चाहिए, या फिर किस तरह के बाहरी समर्थन प्रणाली, जैसे वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाली बात थी, विकसित करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, ये सोचना जरूरी है कि फोकस बनाए रखना सिर्फ एक बार का फैसला नहीं है। ये एक रोज का संघर्ष है, एक सतत अभ्यास है। और शायद इसके लिए किताब में बताए गए तरीकों के अलावा भी हमें अपनी आंतरिक मजबूती और बाहरी सपोर्ट सिस्टम पर काम करने की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ जानने की बात नहीं, करने की बात है और लगातार करते रहने की बात है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा उठाया आपने। फोकस करना एक निर्णय है, लेकिन फोकस बनाए रखना एक स्किल है, एक आदत है जिसे लगातार विकसित करना पड़ता है, बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर। इस दिलचस्प और काफी गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि द वन थिंग के इन विचारों ने, इस चर्चा ने हमारे सुनने वालों को भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा, कुछ नई प्रेरणा दी होगी।